Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 7, The Great Uprising. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, to watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्रेड ऑफ द अपराइजिंग से। ये जो अपराइजिंग थी जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो ग्रेट अपराइजिंग है जो 1857 में हुई, इसे 3 और नामों से जाना जाता है: सिपॉय म्यूटनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये बेटा मेरठ से, दिल्ली से होता हुआ अब नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड होगा, सेंट्रल इंडिया में स्प्रेड होगा। पर्टिकुलरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, बरेली में। देखो जो नॉर्थ इंडिया है उसके डिफरेंट पार्ट में अब जो अपराइजिंग स्प्रेड हो रही है, सेंट्रल इंडिया में स्प्रेड हो रही है। फिर भी हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर कहाँ कहाँ थी, तो कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, बरेली में, ग्वालियर, फैज़ाबाद और आरा, इतनी जगह में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से जो लीडर थे वो लड़ रहे थे किससे? ब्रिटिशर्स से। देयर वर अपराइजिंग्स इन अदर एरिया ऑल्सो, इनके अलावा भी बहुत सारे एरियाज थे जहाँ पर भी अपराइजिंग हो रही थी। ठीक है। अच्छा बेटा, जहाँ पर अपराइजिंग नहीं हो रही थी वहाँ पर भी अनरेस्ट था। ऐसा नहीं था कि अगर जहाँ अपराइजिंग नहीं हो रही है वहाँ सब शांति में चल रहा था, लोग प्रॉपर उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो जहाँ पर अपराइजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो थे कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, फैजाबाद, आरा। पर इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज में अपराइजिंग हो रही थी। और ये बात ध्यान रखो कि जहाँ अपराइजिंग नहीं भी हो रही थी वहाँ पर भी अनरेस्ट तो था ही। कुछ प्लेसेस ऐसे थे बेटा जहाँ पर सिविलियंस ने भी सिपाहियों को ज्वाइन कर लिया था। मतलब वो सिविलियन जो ना ही तो राजा था, ना ही जमींदार था, ना ही तो सिपाही था, वो भी सिपाहियों को ज्वाइन कर रहा था और इस अपराइजिंग का पार्ट बन रहा था। बहुत सारे प्लेसेस पे जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो सिविलियंस रिबेल्स को हेल्प कर रहे थे। कैसे? उन्हें फूड देके, शेल्टर देके। देखो ये भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का लड़ना ही ज़रूरी है। जो व्यक्ति लड़ रहे हैं उन्हें आर्म्स देना, अम्यूनेशन देना, खाना देना, शेल्टर देना, ये भी बहुत बड़ी हेल्प थी बेटा। तो कुछ सिविलियन ऐसे हेल्प कर रहे थे। ऑल इन ऑल पूरा इंडिया इस अपराइजिंग में इन्वॉल्व हो रहा था, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। पर बेटा स्पेशली जो हमारा सदर्न इंडिया था वो बहुत ज़्यादा इस अपराइजिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। ये अपराइजिंग लिमिटेड है नॉर्थ इंडिया तक ही, सेंट्रल इंडिया तक ही। अब हम लीडर्स को पढ़ेंगे कि बच्चा बहुत सारे प्लेसेस पे जहाँ अपराइजिंग हो रही थी उन अपराइजिंग्स को लीड कौन कर रहा था। ये जो रिवोल्ट हो रहा था इस रिवोल्ट को लोकल एरियाज में कौन लीड कर रहे थे? तो दिल्ली में लीड कर रहे थे बख्त खान, है ना। किनको? सिपाहियों को दिल्ली में लीड करने का काम कौन कर रहे थे? बख्त खान। झांसी में लीड कर रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज दे रही थी। तो दिल्ली में बख्त खान, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब जिन्होंने कानपुर में अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था। इनके जो ट्रूप्स थे उन्हें लीड कर रहे थे तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला खान। तो फिर से ध्यान रखना बच्चा, जो कानपुर था वहाँ से लड़ रहे थे नाना साहेब। नाना साहेब के जो ट्रूप्स थे उन्हें लीड कर रहे थे तात्या टोपे एंड आजिमुल्ला खान। ठीक, कोई बात। तो अभी 3 पढ़ लिया हमने, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। दिल्ली में बख्त खान, झांसी में रानी ऑफ झांसी, कानपुर में नाना साहेब को सपोर्ट कर रहे हैं तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला खान। लखनऊ में लीड कर रही हैं बेगम हजरत महल। इस अपराइजिंग को लखनऊ में कौन लीड कर रही थी? बेगम हजरत महल। और इन्हें असिस्ट कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो बेटा मौलवी अहमदुल्ला शाह किसको हेल्प कर रहे थे? बेगम हजरत महल को हेल्प कर रहे थे। बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ रही थी? लखनऊ से। बरेली से लड़ रहे थे खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान। अवध से बेगम हजरत महल। आरा से आरा से और बिहार और झारखंड के दूसरे प्लेसेस से लड़ रहे थे कुंवर सिंह।
इस अपराइजिंग को लीड कर रहे थे कुंवर सिंह। कहाँ से? आरा से। बरेली से खान बहादुर खान। अवध से बेगम हजरत महल। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे सप्रेशन ऑफ अपराइजिंग। मिड 1815 से ये बिल्कुल अपेयर हो गया, ये दिखने लग गया कि जो रूल है कंपनी का वो अब लगभग ओवर समझो। मतलब सबको अपेरेंटली ऐसा लगने लगा था कि अब तो कंपनी का रूल हम ख़त्म ही कर देंगे। तो 1857 तक ऐसा लग रहा था कि कंपनी का रूल ख़त्म, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो ख़त्म ही। पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने आप को फटाफट से रीऑर्गेनाइज किया, लड़ाइयाँ लड़ी एक के बाद एक, और एक के बाद उन्होंने जितने भी एरियाज लॉस्ट हो गए थे 1857 में उनके हाथों से, उन्हें वापस ले लिया। जो ब्रिटिश कमांडर थे, कमांडर नहीं कमांडर्स, एक कमांडर नहीं बहुत सारे कमांडर्स थे, हम एक एक करके इनके नाम पढ़ेंगे। कॉलिन चैम्पबेल, हेनरी हैवलॉक, हू रोज तो पता नहीं क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैंने एक भी बुक में हू रोज का डिस्कशन नहीं सुना बच्चा, पर हू रोज भी थे, हेनरी हैवलॉक भी थे, कॉलिन चैम्पबेल भी थे। तो देखो, जहाँ 1857 के मिड में आपको लगने लगा है कि यार अब तो भारत स्वतंत्र हो जाएगा, अंग्रेजों का राज खत्म, ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने फटाफट से उठ के अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, एक एक करके वो सारे एरियाज वापस ले लिए जो उनके हाथों से फिसल चुके थे। ब्रिटिश कमांडर कॉलिन चैम्पबेल, हेनरी हैवलॉक, ये दो आपकी बुक बता रही है। इसके अलावा हू रोज भी थे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। सितंबर 1857 में जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया, और उन्हें कहाँ पर जेल में डाला? रंगून। रंगून बर्मा में है ना, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। पहले रंगून कहाँ पर था? बर्मा में था। अब रंगून का नाम बदल के यंगून हो गया है, और बर्मा का नाम बदल के म्यांमार हो गया है। और जैसे ही राजा जी को रंगून भेजा गया, बर्मा भेजा गया, जेल में उन्हें इंडिया से डिपोर्ट किया गया, वैसे ही मुगल रूल का एंड हो जाता है ऑफिशियली। अब मुगल रूल खत्म। दिल्ली को लूज करने के बाद भी जो सिपाही थे वो कंटिन्यू फाइट करते रहे। ब्रिटिशर्स ने स्लोली अपर हैंड ले ही लिया। बख्त खान, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, इनकी लड़ते लड़ते डेथ हो जाती है। ब्रिटिशर्स से लड़ते लड़ते ये लोग मर जाते हैं। जो नाना साहेब होते हैं और बेगम हजरत महल होती हैं, ये लोग नेपाल भाग जाते हैं और अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखते हैं। तात्या टोपे को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है। तो एक बात सुनो बेटा, धीरे धीरे करके एक 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 करके एरिया वापस ब्रिटिशर्स लेते जाएंगे। दिल्ली हारने के बाद भी हमारे सैनिकों को ऐसा लग रहा था अभी भी बहुत कुछ है जो हमारे हाथ में है, पर ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से पूरी प्रोसेस को रन किया कि बख्त खान, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, इन सब की तो डेथ हो जाती है लड़ते लड़ते। नाना साहब, बेगम हजरत महल नेपाल चले जाते हैं, वहाँ से अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखते हैं। तात्या टोपे को अरेस्ट करके फांसी दे दी जाती है। एक साल में, मतलब 1.5 साल में, पूरा 1 साल और आधा साल, इसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो कंप्लीट सप्रेशन कर देते हैं इस क्रांति का, इस रिवोल्ट का, इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का कंप्लीट सप्रेशन। और बेटा अब ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि ऐसी कोई अपराइजिंग फिर से हो, इसलिए वो टेरर टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं कि इस मैग्नीट्यूड की तो कोई अपराइजिंग नहीं होनी चाहिए। जो सिपाही होते हैं उन्हें टाइट किया जाता है टू द माउथ ऑफ कैनन्स, मतलब वो जो इस तरीके का देखा होगा ना, यहाँ चक्के लगे रहते हैं। मैं फिर से बनाती हूँ, देखो अभी मैंने अच्छे से नहीं बनाया। ऐसे ही होता है, यहाँ पर चक्के लगे रहते हैं, और उसको क्या बोलते हैं आप लोग? कैनन हिंदी में क्या बोलते हैं यार? तोप। तोप के यहाँ पर जो सिपाही थे, जितने भी रिबेलियस सिपाही थे, उन्हें बांध कर उड़ा दिया जाता था। फिर से सुनो, द सिपाहीज वर टाइड टू द माउथ ऑफ कैनन, तोप की जो मुंह थे उन पे सिपाहियों को बांध के उन्हें उड़ा दिया जाता था। जितने इनोसेंट सिविलियंस थे उन्हें बुरी तरीके मारा गया। इस छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, उनके साथ इनह्यूमन क्रुएलिटीज़ की गई। कुछ जगहों पर तो पूरे पूरे गांव को जला दिया गया, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने ठान लिया था कि इस क्रांति को ख़त्म करना ही है। बेटा क्विक क्विज के लिए जाएगा शॉर्ट, ठीक है?
अब बेटा हमें पता लगाना है कि ये अपराइजिंग फाइनली फेल क्यों हुई। अब बेटा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अपराइजिंग हमने किए, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हमने किया, तो ये फेल क्यों हो गया। ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे इसके फेल होने के, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। 1857 का रिवोल्ट या 1857 की जो अपराइजिंग थी, ये पहला सबसे बड़ा चैलेंज था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। हमने ब्रिटिश रूल को बैटल ऑफ प्लासी में चैलेंज किया, बैटल ऑफ बक्सर में चैलेंज किया है, पर वो लिमिटेड था एक पर्टिकुलर एरिया तक, है ना। पर ये जो अपराइजिंग थी ये लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहला बड़ा चैलेंज था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। ये फील्ड हुई बहुत सारे रीजन से। तो फर्स्ट रीज़न हम देखेंगे, ये जो अपराइजिंग थी ये इंडिया के मतलब हमारी कंट्री के बहुत बड़े पार्ट तक नहीं फैल पाई। ठीक है, ऑल पार्ट्स तक नहीं फैल पाई, एक बड़े पार्ट तक तो थी खैर, नॉर्थ इंडिया एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बच्चा, पर अगर इसमें साउथ इंडिया भी इन्वॉल्व हो जाता तो बात अलग होती। ये जो अपराइजिंग थी ये ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री में नहीं फैली, ना ही तो इसे सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने सपोर्ट किया। पहली बात तो नॉर्थ इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे इंडियन रूलर्स थे, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम सिपाहियों को हेल्प नहीं करेंगे। कुछ तो ओपनली हॉस्टाइल हो गए भैया, किसके, हमारे सिपाही के, बोले कि ये जो तुम कर रहे हो अंग्रेज़ों के खिलाफ ये गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और हमारे इंडियंस ने हमारी हेल्प ना करके किसकी हेल्प की, ब्रिटिशर्स की हेल्प की, और इस अपराइजिंग को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स का साथ दिया। दूसरी बात, ये जो अपराइजिंग थी ये पूरी तरह बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थी। जो रिवोल्ट था वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट में हो रहा था, पर बहुत ही अनकोऑर्डिनेटेड वे में। देखो मोबाइल नहीं होते थे, नेट नहीं था, तो जो कोऑर्डिनेशन था वो प्रॉपर नहीं बैठ पाया। सिपाही के पास कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं था। जो मूवमेंट थी वो वीक लीडरशिप के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र की। जो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स थे, अब जैसे रानी ऑफ झांसी थी, तात्या टोपे थे, ये सब जो थे बच्चा, ये अपने खुद के इंडिविजुअल एम लेके लड़ रहे थे। इनमें से किसी का भी सपना भारत की आज़ादी नहीं था, है ना। भले ही झांसी की रानी की बात करें तो वो झांसी के लिए लड़ रही थी। ठीक है, हर व्यक्ति जो भी इस क्रांति का पार्ट बन रहा था, नाना साहेब जो लड़ रहे थे वो अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेज़ों ने उनकी पेंशन बंद कर दी है, उन्हें पेशवा की पोजीशन भी नहीं दे रहे हैं। तो हर व्यक्ति इस रिवोल्ट में, इस अपराइजिंग में अपने अपने लिए लड़ रहा था, ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। ठीक है, एवरीबडी वॉज फाइटिंग फॉर देयर इंडिविजुअल एम, फॉर देयर टेरिटरीज ओनली। कोई नेशनल लीडर एमर्ज नहीं हुआ जो पूरे मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर पाता, इस पूरे मूवमेंट को कोई पर्पस या कोई डायरेक्शन दे पाता। जो सिपाही थे उनके पास वेपन्स कम थे, अंग्रेज़ों के पास ऑब्वियसली बात है बहुत सारे वेपन्स थे, मॉडर्न मशीनरी थी, बट सिपाहीज वर लैकिंग विद द वेपन्स, फाइनेंसेस। जबकि कंपनी की जो आर्मी थी उसके पास मॉडर्न वेपनरी की एक्सेस थी और अनलिमिटेड फंड्स थे। नाउ नेचर ऑफ अपराइजिंग। अब बेटा ब्रिटिशर्स इस अपराइजिंग को किस नाम से पुकारना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो इस अपराइजिंग को नाम देते हैं सिपॉय म्यूटनी का। इस अपराइजिंग के इम्पोर्टेंस को अंडर प्ले करने के लिए जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो इसे सिपॉय म्यूटनी कहते हैं कि भाई हमारे ही लोगों ने हमारे अगेंस्ट में म्यूटनी कर दी। ये कभी भी इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहते हैं, कभी भी ये कहलाना पसंद नहीं करेंगे कि लोगों ने हमारे खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ाई की। ये हमेशा क्या कहते थे कि ये तो भाई सिपॉय म्यूटनी थी, हमारे सिपाहियों ने हमारे खिलाफ जाके लड़ाई की। दैट इज़ वन ऑफ इन विच फ्यू सिपॉय ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिवोल्टेड की। थोड़े से सिपॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और सिपॉय म्यूटनी हो गई। परफेक्ट तो कुछ अलग ही था। ये जो अपराइजिंग थी ये लॉन्ग लास्टिंग थी, वाइड स्प्रेड थी, और सिर्फ इसे सिपॉय म्यूटनी कहना इनफ नहीं है। इसमें रानी ऑफ झांसी इन्वॉल्व हो गई, तात्या टोपे इन्वॉल्व हो गए, खान बख्त खान इन्वॉल्व थे, है ना, कुंवर सिंह इन्वॉल्व थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो इन्वॉल्व थे। पर अंग्रेज सिर्फ इसे क्या कहना पसंद करते हैं कि ये तो सिपॉय म्यूटनी है।
बेटा जो हमारे सिपाही थे वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे उस ग्रीस्ड कार्टेजेस से। तो जो अपराइजिंग है वो बिगिन जरूर हुई म्यूटनी बाय द सिपाही, पर जल्दी ही इसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल का सपोर्ट मिल गया। ऑब्वियसली बात है कि जो इमीडिएट कॉज था वो ग्रीस कार्टेजेस बने, सिपाहियों ने ही इस पूरी क्रांति को शुरू किया, पर बाद में तो इसे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। पीजेंट्स ने भी सपोर्ट किया, आर्टिशंस ने भी सपोर्ट किया, और ये जो रिवोल्ट था ये वाइड स्प्रेड और पॉपुलर हो गया। कुछ रीजन में तो कॉमन लोगों ने भी रिवोल्ट किया, है ना। ये दिखाता है कि ये जो अपराइजिंग थी ये पॉपुलर अपराइजिंग थी। टू कॉल इट मियर सिपाही म्यूटनी इज नॉट राइट, बट ब्रिटिशर्स फॉर मेकिंग देम करेक्ट सिर्फ इसे क्या कहते हैं कि ये सिर्फ सिपाही म्यूटनी थी, पर ऐसा नहीं था। किंग, क्वीन, लैंडलॉर्ड, जमींदार, नॉर्मल पीपल, हर व्यक्ति तो इसमें इन्वॉल्व था। ये तो बहुत पॉपुलर अपराइजिंग थी। ये जो अपराइजिंग इसे हम इस विशेषता के रूप में भी जान सकते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। दोनों ही कम्युनिटीज़ इस म्यूटनी में, इस अपराइजिंग में साथ में आई और साथ में आके लड़ाई की। यूनिटी डिफरेंट रीजन में भी थी, है ना। जो रिबेल्स थे एक पार्ट कंट्री के, वो दूसरे पार्ट में जाके फाइट कर रहे थे, दूसरों के लिए फाइट कर रहे थे। रिबेल्स इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री हैड दोज फाइटिंग इन अदर एरियाज। दूसरे एरियाज में फाइट करने वाले रिबेल्स को भी एक पार्ट के मतलब दूसरे पार्ट के व्यक्ति मदद कर रहे थे। इट मीन्स यूनिटी हिंदू मुस्लिम में भी थी, डिफरेंट रीजन में भी यूनिटी थी। क्योंकि बेटा अगर हम ऐसे सोचें कि अपराइजिंग बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी, बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन था, तो इंडियन हिस्टोरियंस इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अपराइजिंग के बाद क्या हुआ? जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी इंडिया में उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि अंग्रेज़ तो एक तरीके से काँप गए थे भाई। किस चीज़ के लिए काँप गए थे? कि इतनी बढ़िया कॉलोनी इंडिया हमारे पास है, जिसमें गोल्ड भर भर कर है, जिसमें कॉटन भी है, सिल्क भी है, स्पाइसेस भी हैं, इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, यहाँ के लोग हैं जो फटाफट से इंग्लिश सीख जा रहे हैं, हमें कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो भाई इस कॉलोनी को तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो डर गए थे पूरी तरीके से। तो जो ब्रिटिश क्राउन था उसने ऑर्डर दिया कि भाई ब्रिटिश पॉलिसीज़ में जितने चेंजेस करने पड़े करो, पर ऐसी अपराइजिंग हमें फिर से नहीं चाहिए। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को अपीस करने में लगे हुए हैं, किंग क्वींस को अपीस कर रहे हैं कि भाई अब हम आपके साथ ऐसे कुछ बुरा नहीं करेंगे, सो दैट कि ये अपराइजिंग अब ना हो। आफ्टर 1858 बहुत सारे चेंजेस आए ब्रिटिश पॉलिसीज़ में। ये जो चेंजेस थे इन्होंने ब्रिटिश होल्ड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया इंडिया के ऊपर और कंट्री साइड के ऊपर, और गांव हो शहर हो सबके ऊपर अपने होल्ड को मजबूत किया, और इस तरीके से मजबूत किया कि अब कोई भी अपराइजिंग ना हो कंट्री वाइड। मतलब इतने सारे लोग मिलके इकट्ठा कभी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े ना हो, इसलिए गांव शहर किंग क्वीन सबको अपीस करने की कोशिश की कि अब कोई कंट्री वाइड अपराइजिंग नहीं चाहिए। अगस्त 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने एक एक्ट पास किया जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि अब तुम इंडिया के ऊपर रूल नहीं करोगे, जितना भी पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो सब ट्रांसफ़र हो गई क्राउन को, कि अब भैया इंडिया के ऊपर क्राउन रूल करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेंगे। जितनी भी पॉलिसीज़ थी रिगार्डिंग इंडिया उसे गवर्नमेंट फ्रेम करती ब्रिटेन में, ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पॉलिसीज़ फ्रेम करती, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब हम सीधे इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, कंपनी के थ्रू रूल नहीं करेंगे। 1858 में एक एक्ट पास हुआ जिसके थ्रू जो मिनिस्टर थे ब्रिटिश कैबिनेट के उन्हें अपॉइंट किया गया कि जाओ अब तुम इंडिया के अफेयर्स को मैनेज करो। उसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और उसको असिस्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिस बॉडी का नाम था इंडिया काउंसिल। एक बॉडी है जिसका नाम है इंडिया काउंसिल, ये किसको असिस्ट करेगी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही मेंबर होगा। जो सेक्रेटरी था वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। ये सेक्रेटरी ही जवाबदेह होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, इंडिया में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है तो क्यों, सही हो रहा है तो क्यों। और इस सेक्रेटरी को हेल्प करने के लिए एक इंडिया काउंसिल भी बना दिया गया।
जो एक्ट था 1858 का, उसने कुछ चेंजेस भी किए। किस चीज़ में चेंजेस किए वो बाद में देखेंगे। बचा ये है क्वीन विक्टोरिया जो एम्प्रेस थी इंडिया की 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में इन्होंने राजपाट संभाला। पावर किससे छीन ली? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये है लॉर्ड कैनिंग। ये बेटा जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो लास्ट गवर्नर जनरल थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो आप बोलना लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया तो वो भी कौन बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के नाम पे दो रिकॉर्ड ध्यान रखना कि लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे, और जब बाद में कंपनी का रूल ख़त्म हुआ, क्वीन का रूल स्टार्ट हुआ, मींस क्राउन ने जब सीधे रूल करना स्टार्ट कर दिया, तो पहले वाइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही बने। अब हम यहाँ पर थे कि भैया ये जो एक्ट है 1858 का, इसने चेंजेस किए। किस बात में चेंजेस किए? कि अब जो गवर्नमेंट इंडिया में होगी वो अपनी फंक्शनिंग में थोड़ा सा चेंज करेगी। जो बेटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी उसे हेड गवर्नर जनरल ही करेंगे, पर क्योंकि इस गवर्नर जनरल को अब अपॉइंट क्राउन करेगा तो इसका नाम हम चेंज कर देंगे। इसका नाम क्या रख देंगे? वाइस रॉय। मतलब जो पोजीशन थी गवर्नर जनरल की वो चेंज हो गई, जो डेजिग्नेशन था वो चेंज हो गया, क्या हो गया? वाइस रॉय। और ये जो वाइस रॉय था इसे हेल्प करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड को रिपोर्ट करेगा। तो गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वाइस रॉय। वाइस रॉय को हेल्प कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये सीधे वाइस रॉय किसको रिपोर्ट करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड। जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने जितने बचे हुए रूलर थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको एश्योर किया कि अब हम आपकी टेरिटरीज को एनेक्स नहीं करेंगे, बी कंफर्टेबल, फील फ्री नाउ। जो इंग्लैंड क्राउन है वो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो एरिया, उसे एनेक्स नहीं करेगा। 1857 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंटरनल रिवोल्ट्स को भी सप्रेस किया टू हेल्प द रूलर्स स्टे इन पावर, की राजा का पावर चलता रहा, इसलिए इन्होंने हमारे जो लोकल रिवोल्ट थे उन्हें सप्रेस किया। सारे एनेक्सेशंस को रोक दिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया, रिवॉर्डिंग टाइटल्स एंड ऑनर टू द रूलर्स। देखो क्या बोला ब्रिटिश क्राउन ने कि अब हम कोई एनेक्सेशन नहीं करेंगे, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म किया। फिर प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे उन्हें टाइटल्स रिवॉर्ड करने लगे, ऑनर्स देने लगे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अपना दोस्त बना लें, किसको? प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट्स को अपना एलाय बना लें कि ये हमसे तो भाई कोई लड़ाई वड़ाई करने का नहीं सोचे। तो प्रिंसली स्टेट्स को बहुत भर भर के पर्क्स दिए जाने लगे बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो क्वीन थी उसने प्रॉमिस किया कि वो अब कभी भी सोशल और रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेयर नहीं करेगी, इंडियन कस्टम में लोगों के जो कस्टम्स हैं उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। और बेटा जो सोशल रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स के आने के बाद से चल रहे थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो भी सोशल रिफॉर्म्स हुए बस उतने ही हुए। ब्रिटिश क्राउन ने तो बिल्कुल देखना भी बंद कर दिया। पहले हम जिंदा औरत को जलाते थे सती प्रथा में, तो अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया और इस प्रथा को बंद कर दिया। पर जब ब्रिटिश क्राउन को समझ में आया कि भाई ये ब्रिटिश इंडियंस तो पगले हैं, इनको हम सोशल रिफॉर्म भी करके दे रहे हैं तो इन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो क्वीन विक्टोरिया ने ठान लिया अब तुम पूरे गांव की औरतों को साथ में भी जला दो तो हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं। कोई सोशल रिफॉर्म किया ही नहीं इन लोगों ने। किसने? अंग्रेजी हुकूमत ने। कब? जब पावर ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई उसके बाद। पर ब्रिटिशर्स ने एक नया पैतरा चला, डिवाइड एंड रूल। अपराइजिंग के टाइम पे ब्रिटिशर्स देख चुके थे कि ये हिंदूज़ और मुस्लिम मिलके लड़े और हमारी नाक में दम कर दी। तो ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अगर ये यूनिटी कंटिन्यू रही ना तो एक दिन ही हमें उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। तो इन्होंने सोच लिया कि अब हम इन्हें डिवाइड कर देंगे और फिर इनके ऊपर रूल करेंगे। दोनों कम्युनिटीज़ को आपस में लड़वाते रहेंगे और हम रूल करते रहेंगे। किस किस को लड़वाते रहेंगे बच्चा? हिंदू और मुस्लिम्स को हम लड़वाते रहेंगे और हम इनके ऊपर रूल करते रहेंगे। तुम आपस में लड़ और लड़ लड़ के एक दूसरे का लॉस करो और सत्ता हमेशा हमारे पास रहेगी। ऐसा कौन सोच रहे थे? ब्रिटिशर्स। दे फेल्ट दैट टू स्ट्रेंथन देयर रूल, अपने रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए डिवाइड तो करना ही पड़ेगा दोनों कम्युनिटीज़ को। और ये मुस्लिम्स को अक्यूज़ समझते हैं कि भाई ये जो अपराइजिंग चालू हुई
इसको कहीं ना कहीं इंस्टिगेट मुस्लिम ने ही किया था, और ये मुस्लिम्स के टुवर्ड्स बहुत हॉस्टाइल बिहेवियर रखने लगे। कौन? ब्रिटिश क्राउन, अंग्रेज। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इन्होंने देखा था 1857 के रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम साथ में लड़े। तो अब ये चुन चुन के ऐसे काम करेंगे जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक डिवाइड आ जाए, और इन दोनों के डिवीजन के बाद इन दोनों के ऊपर हुकूमत चलाए कौन? ब्रिटिश। क्योंकि कहीं ना कहीं क्राउन का मानना था कि जो 1857 का रिवोल्ट था, अपराइजिंग थी, इसको इंस्टिगेट मुस्लिम्स ने ही किया है। चेंजेस इन द आर्मी, जो आर्मी थी उसे रीऑर्गेनाइज किया गया। क्यों रीऑर्गेनाइज किया गया? कि अब कोई अपराइजिंग ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 के अपराइजिंग के पीछे थे तो आर्मी ही ना। तो जो रेशो था यूरोपियन सोल्जर्स का अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स बढ़ा दिया गया। पहले यूरोपियन सोल्जर्स कम हुआ करते थे, इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा हुआ करते थे। इस अपराइजिंग के बाद इंडियन सोल्जर्स कम हुए, यूरोपियन सोल्जर्स बढ़ गए। इट वॉज फिक्स्ड एट 1 to 2 इन द बंगाल आर्मी। बंगाल आर्मी में एक इंडियन सोल्जर्स पे 2 यूरोपियन सोल्जर्स को रखा गया। 2 to 5 इन बॉम्बे एंड मद्रास आर्मी। बॉम्बे की आर्मी में, मद्रास की आर्मी में 2 ब्रिटिश सोल्जर्स तो 2 इंडियन सोल्जर्स तो 5 ब्रिटिश सोल्जर्स। देखो फिर से मैं समझाती हूँ अगर कंफ्यूज किया तो। जो आर्मी थी उसे रीऑर्गेनाइज किया गया। जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनके रेशो को रेस किया गया, बढ़ाया गया एज कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर्स। ऐसा बोला गया कि बंगाल की आर्मी में अगर 1 इंडियन सोल्जर है तो 2 कौन होंगे? ब्रिटिश सोल्जर्स। बॉम्बे में कहा गया 2 इंडियन सोल्जर्स है तो 5 ब्रिटिश सोल्जर्स होंगे। सेम मद्रास के लिए कहा गया। जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी वो यूरोपियन ट्रूप्स के हाथों में दे दी गई। इंपॉर्टेंट डिविजन्स जैसे कि आर्टिलरी थी, मतलब जो तोपें थी, वो हमेशा यूरोपियन ट्रूप्स के हाथों में ही रही। कोई भी इंडियन अब ऑफिसर नहीं था। नो इंडियन कुड बिकम एन ऑफिसर। कोई भी इंडिया को ऑफिसर नहीं बनने दिया जा रहा था। जो कंसेप्ट था मार्शल और नॉन मार्शल रेसिस का, उसे क्रिएट किया गया। सिख, पठान, गुरखास, है ना, जिन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की इस अपराइजिंग को क्रश करने में, उन्हें मार्शल रेसिस कहा गया। देखो अब ब्रिटिशर्स एक नया कंसेप्ट लेके आए मार्शल और नॉन मार्शल रेसिस का। वो व्यक्ति जिन्होंने 1857 की क्रांति को सप्रेस करने में, मतलब पूरी तरह क्रश करने में हेल्प की थी, कौन कौन थे? वो सिख थे, पठान थे, गुरखा थे। इन्हें मार्शल रेसिस कहा गया। पीपल फ्रॉम दीज रेसेस बिगेन टू बी रिक्रूटेड इन द आर्मी इन लार्ज नंबर में सिख, पठान और गुरखास को रिक्रूट किया गया। वो लोग जो उस पर्टिकुलर एरिया से आते थे जहाँ पर ये अपराइजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जैसे अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर ये अपराइजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो यहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्हें नॉन मार्शल डिक्लेयर कर दिया गया और उन्हें आर्मी से बाहर रखा गया। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.